हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। किस्त नंबर 01। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब करण किचन में खड़ी तेजी से प्याज काट रही थी। आंखों में प्याज की कड़वाहट थी या जिंदगी की तलखी, आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। करण, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना कि नूर को एकेडमी से देर हो रही है? लाउंज से निगार बेगम की करख्त आवाज गूंजी। करण ने जल्दी से दुपट्टे के पलों से आंखें पूंछें और जवाब दिया, बस चची, 5 मिनट, सालन दम पर है। करण, जिसके माँ बाप एक कार हादसे में उसे बचपन ही में तन्हा छोड़ गए थे, अपने चचा उन्स के साए में पली बढ़ी थी। अनस चचा इसे अपनी बेटी नूर से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद निगार बेगम ने घर का नक्शा ही बदल दिया। वो किरण को भतीजी नहीं बल्कि एक मुफ्त की मुलाजमा समझने लगी थीं। थोड़ी देर बाद नूर उछलती कूदती किचन में आई। वो अपनी माँ के बरक्स करण से मोहब्बत तो करती थी, लेकिन अपनी लाडली तबीयत की वजह से कभी घर के कामों में उसका हाथ नहीं बटाती थी। करण आपी, आज रूहान का फोन आया था। वो बहुत खुश था, कह रहा था कि वो अपने डैडी राना साहब से हमारे रिश्ते की बात करने वाला है, नूर ने चहकते हुए बताया। करण के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। अल्लाह करे सब अच्छा हो जाए नूर, तुम खुश रहो बस। इसी दौरान निगार बेगम वहां दाखिल हुईं। नूर बेटी, तुम जाकर अपनी तैयारी करो। राना साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर रिश्ता तय होना हमारी किस्मत बदल देगा। और हां करण, जरा ढंग के कपड़े निकाल लेना, जब वो लोग आएं तो तुम बावर्ची खाने में ही रहना, बाहर आने की जरूरत नहीं है। करण का दिल मुट्ठी में आ गया। वो उस घर की बेटी थी, लेकिन उसे हमेशा छुपा कर रखा जाता था, जैसे वो कोई ऐब हो। रात के पिछले पहर जब सब सो गए, करण अपनी खिड़की के पास बैठी आसमान को तक रही थी। इसे अपने अंस चचा बहुत याद आ रहे थे। चाचो, आप चले गए और मुझे इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। चची को मेरी खुशियों की फिक्र नहीं, उन्हें बस अपनी शान शौकत और नूर का मुस्तकबिल अजीज है। वो नहीं जानती थी कि जिस राना साहब के तज़किरे आज घर में खुशियां ला रहे हैं, वही शख्स मुस्तकबिल में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आने वाला था। राना साहब, जिनकी नजरें बिजनेस की तरह रिश्तों में भी सिर्फ अपना फायदा और अपनी पसंद देखती थीं। अगली सुबह जब फोन की घंटी बजी तो वो राना साहब के सेक्रेटरी की कॉल थी। राना साहब कल शाम आपके घर तशरीफ लाएंगे, वो इस रिश्ते के हवाले से कुछ खास बात करना चाहते हैं। निगार बेगम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, लेकिन करण के दिल में एक अनजाना सा खौफ दस्तक दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि ये खास बात रूहान और नूर के बारे में नहीं, बल्कि खुद उसकी तकदीर का फैसला करने वाली है। जारी है ने पूरे घर में एक खुलबली मचा दी थी। निगार बेगम ने घर को किसी दुल्हन की तरह सजाया था। महंगे कालीन बिछाए गए और बेहतरीन कराकरी निकाली गई। नूर ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई थी और किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। करण, सुन रही हो? कबाब ठंडे नहीं होने चाहिए और चाय तभी लाना जब मैं इशारा करूं, निगार बेगम ने ऊंची आवाज में हिदायत दी। करण, जो सुबह से किचन में लगी हुई थी, पसीने से शराबूर थी। उसने एक सादा सा सोती जोड़ा पहन रखा था और बालों को बेतरतीबी से बांधा हुआ था। वो बस इतना चाहती थी कि ये दिन खैरो आफियत से गुजर जाए और नूर का रिश्ता तय हो जाए। शाम के ठीक 6 बजे राना साहब की काली चमकती हुई गाड़ी पोर्च में आ रुकी। राना साहब जब गाड़ी से उतरे तो उनकी शख्सियत का रोब ऐसा था कि मुलाजमीन ने झुककर सलाम किया। वो सफ़ेद सूट में मलबूस, आंखों पर महंगा चश्मा लगाए, वक़ार के साथ चलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। निगारे बेगम ने इनका इस्तकबाल किसी खास शाही मेहमान की तरह किया। खुश आमदीद राना साहब, आपकी आमद हमारे लिए बाइसे इज्जत है। राना साहब सोफे पर बराजमान हुए और गिरदो पेश का जायजा लेने लगे। उनकी खामोश नजरें घर की हर चीज को परख रही थीं। रूहान उनके साथ नहीं आया था, जिस पर निगार बेगम को थोड़ी हैरत हुई, लेकिन उन्होंने सवाल करना मुनासिब न समझा। किचन में करण ट्रे तैयार कर रही थी कि अचानक इसे याद आया कि चीनी खत्म हो गई है। वो घबराकर पिछले दरवाजे से स्टोर रूम की तरफ भागी। वापसी पर जल्दी में उसका पांव फिसला और वो गिरते गिरते बची, लेकिन उसके हाथ से चीनी का डब्बा छूटकर फर्श पर जा गिरा। या अल्लाह, अब क्या होगा?
वो खौफजदा होकर नीचे झुकी और चीनी समेटने लगी। इसी वक्त राणा साहब, जो फोन पर बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम से बाहर कॉरिडोर में आए थे, इस तरफ निकल आए। उनके कदमों की चाप सुनकर करण ने सर उठाया तो सामने राणा साहब को खड़ा पाया। राणा साहब की नजरें उस लड़की पर जम गई जो जमीन पर बैठी परेशानी के आलम में उन्हें देख रही थी। बिखरे बाल, मासूम चेहरा और उन आंखों में छुपा हुआ खौफ। राणा साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत औरतें देखी थीं, लेकिन इस लड़की की सादगी में एक अजीब सी कशिश थी। कौन हो तुम? राणा साहब ने गहरी आवाज में पूछा। करण जल्दी से खड़ी हुई और नजरें झुकाकर हुकलाकर बोली, जी, मैं करण हूं। राणा साहब ने उसे सर से पांव तक देखा। करण खूबसूरत नाम है। उनके लहजे में एक ऐसी चाशनी थी जिसने करण के वजूद में सनसनी दौड़ा दी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, निगार बेगम वहां पहुंच गईं। करण, तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ अंदर। निगार बेगम ने उसे घूरा और फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ राणा साहब की तरफ मुड़े। माफ कीजिएगा राणा साहब, ये हमारी भतीजी है, बस घर के कामों में लगी रहती है। राणा साहब वापस ड्राइंग रूम में चले गए, लेकिन अब उनका जहन नूर और रूहान के रिश्ते से हटकर उस लड़की पर अटक गया था जिसे उन्होंने अभी देखा था। चाय के दौरान जब निगार बेगम ने शादी की बात छेड़ी तो राणा साहब ने बड़े इत्मीनान से प्याली मेज पर रखी और बोले, निगार बेगम, मैं अपनी शर्तें और फैसले खुद करता हूं। रूहान और नूर की शादी होगी या नहीं, उसका फैसला मैं बहुत जल्द करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक और सौदा करना है। निगार बेगम हैरत से उनका मुंह तकने लगीं। कैसा सौदा राणा साहब? राणा साहब ने एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ दीवार पर लगी तस्वीर को देखा और फिर खामोशी से उठ खड़े हुए। वक्त आने पर बता दूंगा, अभी मैं चलता हूं। उनके जाने के बाद पूरा घर खामोश था, लेकिन करण के दिल में वो खौफ अब यकीन में बदलने लगा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अ- हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।